नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं आज का नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है आज की। आपको बता दें कि झज्जर पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के संयुक्त ऑपरेशन के तहत नफे सिंह हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। गोवा से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स गोवा से गिरफ्तार किए गए। झज्जर के एसपी ने फोन पर यह जानकारी दी। आरोपियों को आज फ्लाइट के जरिए बहादुरगढ़ लेकर पहुंचेगी पुलिस और आज दोपहर बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों का रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी पुलिस। आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 2 शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं दोनों शूटर। नंदू गैंग से संबंध रखते हैं दोनों शूटर। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू लंदन में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। जितेंद्र, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जितेंद्र, नफे सिंह हत्याकांड मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी और एक बड़ा लॉस प्रदेश की राजनीति को हुआ। अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में शामिल 2 शूटर्स को गोवा से अरेस्ट किया गया है। 2 और की तलाश अभी बाकी है। नंदू गैंग से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। जितेंद्र, क्या जानकारी आपके पास, कैसे पहुंची पुलिस इन शूटर्स तक? आगे इस मामले में आज क्या क्या होना है? देखिए, बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले जिस प्रकार की ये पूरी घटना हुई थी, विपक्ष की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के जो सवाल है वो सरकार पर खड़े करने का काम जो है वो किया गया था, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र उस वक्त चल रहा था जिस वक्त ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये हत्याकांड है, वो होते हुए नजर आया था। और किस तरीके से गोलियों से छलनी करने का काम आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जो है नफे सिंह राठी, उनको किया गया था, जिसके बाद सियासी उफान जो है वो देखने के लिए मिला था और लगातार पुलिस इसको लेकर के दबिश दे रही थी जगह जगह, और इनाम भी इसको लेकर के रखा गया था पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का। और अब दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको लेकर के उन्हें जिस तरीके की लीड जो मिली उसको फॉलो करते हुए जो गोवा से इन दोनों जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के अंदर इस प्रकार से किसी अपराधी को पकड़ती है, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ कागजी कार्रवाई जो है वो स्थानीय प्रशासन के साथ, स्थानीय जो राज्य का जो प्रशासन है उसके साथ रहता है। तो उन तमाम तकनीकी चीजों को करने के बाद ये माना जा रहा है कि उन्हें फ्लाइट से दोनों ही जो अपराधी है, दोनों ही जो आरोपी है, उन्हें यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इसको लेकर के जारी किया गया था। तो अब ये देखना होगा कि इसके पीछे की कड़ी क्या क्या है। नंदू गैंग से जुड़े हुए ये दोनों ही जो आरोपी है वो बताए जा रहे हैं। कपिल सांगवान, जो कि इंग्लैंड से इस पूरे जो गैंग को चलाने का काम करते हैं, उसके शूटर्स ये बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था? राजनीतिक तौर पर ये कोई रंजिश थी या फिर कोई और मकसद इसके पीछे था? इन तमाम चीजों से पहलू अभी जो सामने आना बाकी है, और ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसके पीछे और कौन कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है। हालांकि 2 और अन्य आरोपी है जिनको लेकर के दबिश पुलिस की तरफ से दी जा रही है और लगातार सर्च ऑपरेशंस जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे इसकी जो कलई है वो खुलते हुए नजर आएंगी और ये पता चलेगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये हत्याकांड हुआ है उसके पीछे और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। ये सीधी सी बात है कि क्योंकि ये शूटर जिस तरीके से नंदू गैंग के बताए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके की सुपारी लेकर के अंजाम दिया गया था, कोई और या डायरेक्ट किसी प्रकार की रंजिश थी, राजनीतिक रंजिश थी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। और इसी को लेकर के हरियाणा पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। जैसे ही उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा और कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, तो कोर्ट से ज्यादा रिमांड यहाँ पर मांगने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो है लंबे समय के बाद, क्योंकि इसको जितना बड़ा ये हत्याकांड था उसके बाद काफी समय जो है पुलिस को इन आरोपियों तक पहुंचने में, इनके गिरबान पकड़ने में जो है समय लगा है। लेकिन अब ये देखना है कि इसकी जो और
जुड़ी हुई कलई हैं उनको किस तरीके से पुलिस की तरफ से जल्द खोल करके जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि इस पूरे हत्याकांड के पीछे की जो वजह है मुमताज वो सामने आ सके। जितेंद्र, सबको इंतजार रहेगा कि आखिर इन शूटर से पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। जैसे कि आपने कहा, कौन कौन सी अहम कड़ियां निकलकर सामने आएंगी, कोई बड़ा ही नेक्सस इसके पीछे काम करता है नहीं। आज किस वक्त इनको बहादुरगढ़ ले आया जाएगा जितेंद्र? कोर्ट में पेशी किस वक्त हो सकती है? देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन ये चलाया गया था, दूसरी तरफ गोवा के अंदर से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो जो गोवा के अंदर जो स्थानीय जो थाना होता है या फिर वहां का स्थानीय जो प्रशासन होता है उसके साथ कागजी कार्रवाई होती है। इस प्रकार की कोई गिरफ्तारी अगर की जाती है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम देने की जो प्रक्रिया है पुलिस के काम करने की, उसको ध्यान में रखा जाता है। इन तमाम प्रक्रिया में अब कितना वक्त लगता है, फ्लाइट से उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा, कब तक वो पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में उनके पहुंचने तक क्या उन्हें कोर्ट में पेश करने की स्थिति रहती है या फिर किस तरीके से हवालात के अंदर उन्हें रखा जाता है, ये तमाम चीजें जो है एक प्रक्रिया के तहत लगने वाले समय पर निर्धारित है और उसी के तहत ये पता चल पाएगा कि वो आज रात तक किस तरीके कब तक वो यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को भी ये तय करना है कि इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को जब चलाया गया है तो वहां किस प्रकार के मामले इनके खिलाफ है, दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हत्याकांड के अंदर अंजाम दिया गया था उसमें किस तरीके से उन्हें पेश करना है, आज पेश होंगे, कल पेश होंगे, ये तमाम चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें गोवा से दिल्ली तक कब तक लाया जाता है और दिल्ली से हरियाणा तक वो कब पहुंचते हैं। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जब शुरू होगी उस प्रक्रिया में किस तरीके से इसकी जो कलई है उन्हें खोलने का काम पुलिस की तरफ से किया जाता है। जी ठीक है जितेंद्र, अभी इस खबर के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर पर आपके पास वापसी की जाएगी। एक और अहम खबर देने अपने दर्शकों को, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जस का तस है दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम, उससे पीछे नहीं हटे हैं। तय हुआ है कि हम बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। 6 मार्च को किसान पूरे देश से दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रेन, बस, हवाई मार्ग से किसान दिल्ली जाएंगे। हम देखेंगे कि सरकार बैठने की इजाजत देगी या नहीं। 10 मार्च को 12 बजे से रेल रोको विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसे ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए, 6 मार्च वो जो उनका तरीका था उसके लिए 6 तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए। उनको देखते हैं वहां पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 तारीख को 10 मार्च को सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं। आप हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, हमने सुना अभी किसान नेताओं का क्या कहना है, तेवर उनके सख्त नजर आ रहे हैं, तो क्या 6 मार्च से एक बार फिर से वही आलम सड़कों पर नजर आएगा जो आंदोलन के दौरान दिखाई देता है? किस इरादे पर है किसान, अभी क्या कुछ चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर? आपके पास तमाम जानकारी जो भी है वो साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, जिस प्रकार से ये पिछले माह 13 फरवरी से किसान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, पंजाब के किसान जो है हरियाणा से लगते बॉर्डर्स पर आकर के उन्हें जो है वो रोक लिया गया था, दिल्ली कूच का उनकी तरफ से आह्वान किया गया था। इसके बाद 21 फरवरी को आह्वान किया गया था, लेकिन किसानों के साथ ही एक युवक जो आए हुए थे शुभकरण, उनकी जिस प्रकार से गोली लगने की वजह से मौत हो गई थी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कुछ समय की जो शांति है यहाँ पर बरती गई थी। पंजाब सरकार से कुछ मांग जो है वो किसानों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के की गई थी और किसानों की तरफ से भी ये देखा गया कि अब किसी भी प्रकार से जो प्रशासन है, जो ट्रैक्टर्स है, जो भारी वाहन है, उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा है। इसको लेकर के सरकारी तौर पर ये बातें सामने निकल करके आई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी एक बयान दिया गया था कि इस प्रकार से ट्रैक्टर और बड़ी मशीनरी, पोकलैन मशीन जैसी मशीनरियों को लेकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी इजाजत किसी भी सूरत के अंदर नहीं दी जा सकती। अगर प्रदर्शन करना है तो इसको लेकर के
कोर्ट की तरफ से भी बात कही थी कि शांतिपूर्वक ढंग से अगर प्रदर्शन करना है तो सीधे तौर से जो है पैदल जाकर के या फिर जो सार्वजनिक वाहन है उनके जरिए अगर कोई प्रदर्शन किया जाता है तो उसको ऐसे प्रदर्शन को इजाजत देने को लेकर के विचार किया जा सकता है। किसानों ने अपनी रणनीति तैयार की और आगामी 6 मार्च को इसी प्रकार से प्रदर्शन करने की रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई है। लेकिन इसमें ये तमाम जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसान हैं, ये तमाम किसान जो है इसको लेकर के दिल्ली कूच नहीं करेंगे, बल्कि देश भर के किसान संगठनों से जगजीत डल्लेवाल जो कि किसान नेता है, पंजाब के पूरे आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे हैं, उनकी तरफ से पूरे देश के किसान संगठनों से यह आह्वान किया गया है कि सार्वजनिक वाहनों से वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर के अपने इस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का काम करें। अब इसको एक टेस्टिंग के तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये देखना होगा कि अब सरकार जब सार्वजनिक वाहनों से किसान पहुंचेंगे तो उन्हें बैठने की इजाजत देती है या नहीं देती है। साथ ही 10 मार्च को 4 घंटे के लिए 12 बजे से 4 बजे तक पूरे देश के अंदर रेल रोको का आह्वान भी किसानों की तरफ से किया गया है। ये कितना सफल होता है, ये तमाम चीजें बात है, लेकिन इसको लेकर के कुछ जगह जो रेल से चलने वाले जो लोग हैं खास तौर से 10 मार्च को वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हो सकता है कि इसका प्रभाव जो है वो उनकी यात्रा पर पड़ सकता है। इस प्रकार का आह्वान 10 मार्च को लेकर के भी किया है और 6 मार्च को पूरे देश के किसान संगठनों से ये आह्वान वो करते हुए नजर आए हैं कि वे सार्वजनिक वाहनों से, चाहे वो रेल मार्ग हो या फिर हवाई मार्ग हो, उसके जरिए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर के इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये कहा जा सकता है एक नई रणनीति के साथ अब किसान यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा 6 मार्च को कि इसके बाद प्रशासन जो है इस बढ़ते आंदोलन को लेकर के क्या कदम उठाता है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के इस संगठन जो पूरा जो कूच है, इस कूच को लेकर के आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है। मुमताज। ठीक है जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इन अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब एक बड़ी खबर का रुख चंडीगढ़ से करेंगे। आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह करीब 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। हाई पावर परचेज कमेटी की इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और रणजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई और मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। कई विभागों की खरीद योजनाओं पर आज बैठक में मुहर लगेगी। कई टेंडरिंग प्रक्रियाओं को भी आज मंजूरी दी जाएगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह करीब 10:30 बजे हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होगी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कई मंत्री अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आज जान सकते हैं कौन से विभागों की खरीद पर मोहर लग सकती है। जी अनिल, कोई अपडेट है आपके पास? खुल्लर है। देखिए अब से थोड़ी ही देर के बाद बैठक शुरू होगी। जो हमने विजुअल दिखाए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव खुल्लर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले जेपी दलाल भी यहाँ पर पहुंचे। तो थोड़ी ही देर के बाद बैठक शुरू होनी है। जो आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के साथ साथ HPWPC की भी बैठक है। इन बैठक में जो भी सरकारी खरीद योजनाएं होती है उन पर मुहर लगती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक का समय 10:30 का रखा गया। लगातार जो अधिकारी है बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो बिजली मंत्री है रणजीत चौटाला वो भी यहाँ पर आएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को भी बैठक में शिरकत करनी है। इस बैठक में कहीं ना कहीं जो भी सरकारी खरीद योजनाएं हैं उन सरकारी खरीद योजनाओं पर आज मुहर लगेगी। कई विभागों की सरकारी खरीद योजनाएं होनी है, उन पर आज चर्चा की जाएगी। चाहे कृषि विभाग की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, इन विभागों की कई सरकारी खरीद होनी है। इसके अलावा जो HPWPC की बैठक है उसमें कई टेंडर्स को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में जो इस तरीके के बैठकें आने वाले दिनों में जब आचार संहिता लग जाएगी तब इस तरीके की जो बैठकें वो नहीं हो सकती। तो उससे पहले मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो तमाम बैठकें हैं वो निपटा ली जाए। अधिकारियों को विकास परियोजनाओं संबंधी जो भी निर्देश दिए जाने वो निर्देश दिए जाए। जितने भी विभागों में जो खरीद योजनाएं होनी है उनको समय से पहले अमली जामा पहनाया जा सके। टेंडरिंग प्रक्रिया पर भी चर्चा होनी है अनिल आज की इस बैठक में। इस हवाले से भी आपके पास अगर कोई अपडेट है, कोई जानकारी है तो हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा करें अनिल।
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज HPPC की बैठक, HPWPC की भी बैठक है, क्योंकि जितने भी वर्क से रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, उनसे संबंधित चर्चा भी आज की बैठक में की जाएगी। उनके कुछ टेंडर प्रक्रिया होती है, उन टेंडर प्रक्रिया का अब तक का जो लेखा जोखा वो कहाँ तक पहुँचा, आगे किस तरीके से जो काम होने, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो आज की बैठक है उस बैठक में चर्चा हुई। और लगातार यहाँ की तस्वीरें भी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि विभाग से जुड़ी कई योजनाएं हैं जिन पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा बिजली विभाग के कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से जुड़े हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की जाएगी। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो लगातार बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आएंगे और 10:30 बजे जो बैठक है, बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक है अनिल, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। जो भी जानकारी आपके पास है हम आपके जरिए अपने दर्शकों को साझा करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। और अब हम रुक करेंगे उत्तराखंड का। आपको बता दें कि आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह तकरीबन 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। बैठक में कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। अहम खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज मीटिंग है और कैबिनेट की इस मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 10:30 बजे के करीब यानी अब से थोड़ी देर बाद इस मीटिंग की शुरुआत होगी। हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ इस खबर पर सीधे बने हुए हैं। नासिर, धामी कैबिनेट की इस बैठक पर सबकी नजर रहने वाली आज। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बताया जा रहा है कि कई अहम फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी है नासिर? देखिए, आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक, क्योंकि जल्द ही राज्य में आचार संहिता लगने वाली लोकसभा चुनाव का आगाज होता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी कैबिनेट इसको माना जा रहा है। और इस कैबिनेट बैठक में कई विभागों से संबंधित मामले आज आ सकते हैं, उन पर चर्चा होगी और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। साथ ही साथ तो सबसे महत्वपूर्ण एक फैसला है वो एक एक्ट की सरकार नया बनाने जा रही है, उसको लेकर के आ सकता है। क्योंकि राज्य में लोक संपत्ति और निजी संपत्ति के नुकसान को वसूली का एक जो एक्ट है, अब वो उस पर चर्चा चल रही है और ताकि उसको लाया जा सके उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ उसको मंजूरी भी दी जा सकती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पर दंगे होने की वजह से, अपलवा होने के कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। और उस संपत्ति की वसूली के लिए ऐसे जो लोग इस तरह के मामलों में लिप्त रहते हैं, जो दंगे में शामिल रहते हैं, उन तमाम लोगों से इसकी वसूली की जा सके, इसको लेकर के एक कानून बनाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार कर रही है और जल्दी इसको अमल में लाया जा सकता है। आज की कैबिनेट में इस एक्ट पर चर्चा हो सकती है और चर्चा होने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। क्या इस एक्ट को लाना है, लागू करना है, कैसे व्यवस्था होगी, इन तमाम चीजों को लेकर के इस एक्ट में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ राज्य में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो निजी संपत्तियों पर जो पेड़ लगे रहते हैं, जो वन प्रजातियों से मेल खाते हैं, उन पेड़ों को काटने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे चक्कर उनको वन विभाग और आसपास के जो अधिकारी हैं उनके काटने पड़ते हैं और उसके बाद कहीं तब जाकर कहीं परमिशन मिलते हैं, तब कोई डेवलपमेंट का काम अपनी निजी भूमि पर करता है। ऐसे में कई पेड़ों की जो प्रजाति है उनको वन विभाग वन एक्ट से बाहर करने जा रहा है। इसको लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और उसके बाद इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा कई और ऐसे महकमे हैं जिनको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और उन पर निर्णय लिया जा सकते हैं। बहुत सारे नियमावली संशोधन के मामले हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है और उन पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है हिमाचल का सियासी संकट। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसके अब 6 मार्च को सुनवाई होगी। बागी विधायकों की अपील पर सुनवाई होगी 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में और सर्वोच्च अदालत की कार्यवाही पर सभी की निगाहें रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी रही। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने साथी मनोज धीमान का। मनोज, हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सियासी तौर पर जो भी बड़ी हलचल मची हुई है उस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। ये मामला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बागी विधायक कांग्रेस के जिनकी सदस्यता रद्द की गई
उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है। इसी पर सुनवाई है 6 मार्च को। इस पर अब सबकी निगाहें बनी रहेंगी। मनोज, आप बताइए क्या क्या चल रहा है हिमाचल में अब इस राजनीतिक संकट को लेकर अभी? बिल्कुल मुमताज, देखिए जब राज्यसभा की सीट का चुनाव होना था तो वाकई में जो देखने को आया कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उसके बाद उनको जो है दल बदल कानून के तहत उनको अयोग्य घोषित करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद से लगातार वो माहौल गर्माता गया और विपक्ष लगातार सरकार गिराने की बात करता रहा और विपक्ष के बयान भी यही आ रहे थे कि सरकार 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी। इस तरह के बयानों से लगातार शिमला की जो तपती हुई धरती थी वो गर्मा गई थी, यानी कि सियासी गलियारे जो थे वो गरमाए हुए थे। इसी बीच जो है बागी विधायकों पर लगातार जो है वो बयानबाजी भी हो रही थी और बागी विधायक अपना डेरा जो है वो चंडीगढ़ में जमाए हुए थे। सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं। ऐसे में अब उनकी सुनवाई जो है वो 6 मार्च को होनी है, यानी कि जो उन्होंने अपील दायर की थी उस अपील पर जो है 6 मार्च को सुनवाई होगी। तो उसमें नजरें सभी की टिक गई हैं कि आखिर बागी विधायकों के हक में फैसला होगा या प्रदेश सरकार के हक में फैसला दे देता है सुप्रीम कोर्ट। इस बड़े बयान का इंतजार जो है वो अब हिमाचल प्रदेश की जनता और राजनीतिक गलियारे जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह की अटकलें जो है वो सुक्खू सरकार पर लग रही हैं। भाजपा उन पर लगातार कटाक्ष कर रही है कि सुक्खू सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार से अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी को कैबिनेट रैंक दे दिया, किसी को कोई चीजें बांट दी, यानी कि जो काम 1 साल पहले होने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं क्योंकि हड़बड़ाहट में ये सारी चीजें हुई है। यानी कि विपक्ष लगातार जो है वो सरकार पर अपना दबदबा बना रहा है, यानी कि सरकार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कई कैबिनेट रैंक भी बांटे गए हैं, कई लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो ऐसे में खाली पद भी जो है वो कैबिनेट में मंजूर हुए हैं, खाली पदों पर भर्तियां होनी है। उस तरह के जो फैसले हैं सुक्खू सरकार ने लिए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये बनता है कि आखिर 6 मार्च को क्या होने वाला है। 6 मार्च को जो सुनवाई होगी वो सुनवाई किसके हक में रहती है? क्या बागी विधायकों को स्टे ऑर्डर मिल जाता है? क्या उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी या फिर उनको लगा हमेशा के लिए जो है वो हटा दी जाएगा? ये भी अहम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। उस पर सभी लोगों की निगाहें जो है बन चुकी हैं और इसी फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं। ये भी हुई कि बागी विधायकों में से एक सुधीर शर्मा के जो साथी पार्षद है, उनके जो समर्थक पार्षद हैं, उनकी भी नियुक्तियों को रद्द कर दिया सीएम सुक्खू ने। सरकार की तरफ से यह भी एक बड़ा फैसला किया गया। इस हवाले से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मुमताज, जब सुधीर शर्मा ने बगावत की थी तो बगावत करने के बाद वो चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जो है वो प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले ही जो है वो सुधीर शर्मा के जो समर्थक पार्षद थे नगर निगम धर्मशाला में, उनको वहां से हटा दिया है और दूसरे गुट के लोगों को जो है उस पर नियुक्त कर दिया गया है। तो फेरबदल हुआ है और कहा जा रहा है कि जो बगावत करते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना लाजमी होता है, क्योंकि बगावत की है पार्टी के साथ तो अब कहीं ना कहीं जो है सुक्खू सरकार भी उस बात को पूरी तरह से भुना देना चाहते हैं कि आखिर तुमने पार्टी के साथ बगावत की तो तुम्हारा कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी पद पर नहीं रहेगा। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया और उनके करीबी जो पीए थे शुभम सूद, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। यानी कि इंडियन ट्रेड कांग्रेस ने उनको हटा दिया है, इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस ने उनको भी हटा दिया है। तो ऐसे में जो है अब बगावती तेवर उन्होंने दिखाए थे तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी उनके साथ जो है अब बदला लेना शुरू कर दिया है। यानी कि सुधीर शर्मा के साथ बदले की भावना के साथ काम हुआ है तो उन लोगों को भी हटा दिया गया है। वहां पर दूसरे गुट के पार्षद जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुमताज 6 मार्च का दिन अहम दिन रहने वाला है और उस दिन क्या हलचल होती है, किस तरह की सुनवाई होती है और क्या फैसला आता है, इस पर निगाहें सबकी टिक गई हैं। बीच बीच में तो विक्रमादित्य सिंह पर भी सवाल उठना शुरू हो गए थे जब उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से अपना डेजिग्नेशन हटाया था। तो कहीं ना कहीं कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई, कई तरह की अफवाहें भी सामने आई है। लेकिन वो दिल्ली गए थे, दिल्ली का दौरा था, दिल्ली में नितिन गडकरी से मिलना था उन्होंने, नितिन गडकरी से उनकी ऑफिशियली मीटिंग थी। उसके बाद वो राजस्थान चले गए और पिछले कल जो मौसम खराब हुआ था उस खराब मौसम के चलते वो यहाँ नहीं आ सके। आज विक्रमादित्य यहाँ पहुंच जाएंगे तो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर वो दिल्ली दौरे में गए तो दिल्ली दौरे में क्या निकलकर सामने आया है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, इस सियासत के गरमाने के बाद अब देखना यह होगा कि जो 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्या वाकई में 6 तारीख को उस फैसला आ जाएगा या फिर अगली तारीख भी पड़ सकती है। ये 6 मार्च का दिन जो है वो काफी अहम रहने वाला है और इस दिन का ही इंतजार जो है वो पक्ष विपक्ष दोनों ही कर रहे हैं मुमताज।
बिल्कुल मनोज, हालांकि अभी 6 तारीख में तो पूरे 2 दिन बाकी है और जिस तेजी से हिमाचल प्रदेश में सियासी सूरत-ए-हाल बदल जाती है, पल में तोला पल में माशा हो जाती है हिमाचल की राजनीति कांग्रेस के खेमे में, इस बीच 2 दिन में भी कुछ भी हो सकता है, कहना नामुमकिन सी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।